हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो उत्तर प्रदेश पुलिस चाहे तो हेड ऑपरेटर या असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर रेडियो वर्कशॉप, इनमें से किसी का भी यदि आप फॉर्म भरे हैं तो उसके लिए फिजिक्स पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप लोग फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं तो बहुत समस्या वाली बात है, क्योंकि जो जीके जीएस वाला पॉइंट है उसमें आधा जो सिलेबस दिया हुआ है फिजिक्स का दिया हुआ है। तो उसमें यदि 40 क्वेश्चन पूछेगा, 40 में से 20 क्वेश्चन मान लीजिए फिजिक्स का होगा, उसमें फिजिक्स का ही दिया है उसमें सिलेबस। साइंस बायो को नहीं दिया है, फिजिक्स दिया है और कुछ केमिस्ट्री के चैप्टर हैं, तो उनको हमें पढ़ना है। तो आपको कुछ चैप्टर मैम करा रही हैं और कुछ चैप्टर जो रह जा रहे हैं मैं करा दे रहा हूं, तो इससे आपका पूरा सिलेबस क्लियर हो जाएगा। तो पहले पार्ट में हमने मापन एवं मात्रक पढ़ा। आज का हमारा टॉपिक है गति का नियम। गति का नियम, न्यूटन का नियम। न्यूटन ने 3 नियम दिए हैं ना, यही से क्वेश्चन पूछता है बहुत बार कि न्यूटन ने कितने नियम दिए नहीं पूछेगा प्रथम नियम में क्या है, बल की परिभाषा कहां से प्राप्त हुई, संवेग परिवर्तन की दर किस नियम के द्वारा होता है। तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है गति का नियम। उसमें न्यूटन का 3 नियम है, उसे हमें पढ़ना है, लेकिन उससे पहले कुछ और बातें हैं, उसे हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले गति बताइए किस प्रकार की राशि है, सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो आपको बताना है कि गति किस प्रकार की राशि है। तो देखिए, गति की हम लोग बात करें यदि सदिश या अदिश राशि, सदिश या अदिश राशि हमारा चैप्टर है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। अभी नहीं पढ़े उसको भी पढ़ेंगे। सदिश या अदिश राशि क्या होता है तो उसको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। यदि नॉर्मल बता दें आपको तो अदिश राशि वे राशि जिनमें केवल परिमाण होता है उसे अदिश राशि कहते हैं, और वे राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है उसे सदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि में जैसे चाल हो जाएगा, दूरी हो जाएगा, ये सब अदिश राशि हैं। सदिश राशि की बात करें तो विस्थापन, वेग, बल, त्वरण, ये सब सदिश राशि हैं। तो अदिश और सदिश का एक अलग चैप्टर होगा हमारा, उसे हम अलग से पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है गति। तो आप बताइए गति किस प्रकार का राशि है, सदिश या अदिश। तो बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा गति किस प्रकार का राशि है। तो बात करें यदि हम लोग गति की यदि हम लोग बात करें तो आपको बता दें कि गति न तो अदिश राशि है न ही सदिश राशि है। गति एक अवस्था है। जैसे कोई व्यक्ति है 2 किलोमीटर या मान लीजिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, तो गति उसकी अवस्था हो गई। चल रहा है कुछ गति से, कुछ चाल से, कुछ स्पीड से चल रहा है, तो वह उसकी अवस्था है। या फिर विराम अवस्था में है तो उसकी गति उसमें कितना है, 0 है, यानी 0 है। यदि विराम अवस्था में आराम से एक जगह बैठा हुआ है तो उसकी गति 0 हो जाएगी, यानी गति उसकी 0 है। तो हम लोग कह सकते हैं कि गति कोई सदिश या अदिश राशि नहीं है। गति जो है एक अवस्था है, अवस्था या स्थिति बोल सकते हैं। अब हमें पढ़ना है गति को हम लोग 2 प्रकार से बांट कर पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे बीमा के आधार पर और दूसरा पढ़ेंगे पथ के आधार पर। इस प्रकार से हम लोग इसे विभाजित करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, बात करें गति की तो पथ के आधार पर, पथ यानी मार्ग, रास्ता, आधार पर, मार्ग के आधार पर, पथ या मार्ग के आधार पर, और दूसरा हो जाएगा इसमें हमारा बीमा के आधार पर, बीमा के आधार पर। तो देखिए, पथ या मार्ग के आधार पर बात करें तो इसमें 3 प्रकार की गति होती है। एक सरल रेखी गति, एक होगा आपका वृत्तीय गति, और तीसरा हो जाएगा इसमें दोलनी गति या दोलन गति। 3 प्रकार की गति होते हैं। सरल रेखी गति, दूसरा हो जाएगा इसमें वृत्तीय गति। अभी हम लोग इसको अलग अलग ही पढ़ेंगे। वृत्तीय गति की सरल रेखी गति क्या होता है, वृत्तीय गति क्या होता है, और नेक्स्ट इसमें हो जाएगा वृत्तीय गति के बाद दोलनीय गति। 3 प्रकार की गति होते हैं पथ या मार्ग के आधार पर। नेक्स्ट है बीमा के आधार पर। तो बीमा के आधार पर बात करें तो इसके आधार पर भी हमें 3 प्रकार से गति पढ़ना है। पहला हो जाएगा एक विमीय गति, दूसरा हो जाएगा द्विविमीय गति,
द्विविमीय गति। तीसरा हो जाएगा त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति, ये 3 प्रकार के गति होते हैं विमा के आधार पर, तो इन्हें ही हमें पढ़ना है। तो यदि हम लोग एक विमीय गति की बात करें तो एक विमीय गति यानी किसी वस्तु के गति में जब एक दिशा में परिवर्तन होता है तो उसे हम लोग एक विमीय गति कहते हैं। यानी कि यहां पर लिखना चाहे तो लिख लीजिए, किसी वस्तु की गति में एक दिशा में परिवर्तन होता है। एक दिशा में परिवर्तन हो तो उसे एक विमीय गति बोलेंगे। एक विमीय गति बोलते हैं। जब किसी वस्तु की गति में एक दिशा में परिवर्तन हो तो उसे एक विमीय गति कहेंगे। द्विविमीय यानी किसी वस्तु की गति में एक साथ 2 दिशा में परिवर्तन हो तो उसे द्विविमीय गति कहेंगे। त्रिविमीय गति यानी किसी वस्तु की दिशा में एक साथ, किसी वस्तु की गति में एक साथ 3 दिशा में परिवर्तन हो तो उसे त्रिविमीय गति कहेंगे। इसे आप लोग 3D बोलते हैं ना, तो वही 3D त्रिविमीय गति हो जाएगा। तो एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय विमा के आधार पर। और इसके पहले हमारा था पथ या मार्ग के आधार पर सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति और दोलनीय गति। तो बात कर लेते हैं सरल रेखीय गति की। सरल रेखीय गति की बात करें तो जब किसी वस्तु या पिंड या व्यक्ति या वस्तु किसी वस्तु की गति में समय के सापेक्ष परिवर्तन होता है। समय के सापेक्ष परिवर्तन होता है, परंतु वह पथ कैसा होता है? एक सरल रेखा होता है। सरल रेखा में किसी वस्तु की गति में समय के सापेक्ष परिवर्तन को ही सरल रेखीय गति कहते हैं। सरल रेखा यानी कि जैसे आप लोग मार्ग यानी रोड पर चलते हैं, सड़क पर चलते हैं, तो सड़क आपका सरल रेखा हो जाएगा। इसे हम लोग सरल रेखीय गति कहेंगे। उस पर यदि कोई गति हो रही है तो उसे सरल रेखीय गति कहेंगे। जैसे मान लीजिए 9 बजे आप कहीं किसी मार्केट में, मान लीजिए 9 बजे बनारस में, वाराणसी में है 9 बजे वाराणसी में है। अब अगले दिन 9 बजे बात करें तो इलाहाबाद में है। तो आपके स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हुआ। अब परिवर्तन, यदि आप ट्रेन से जाएंगे तो रेल मार्ग से ही जाएंगे, तो रेल मार्ग से जाएंगे तो सरल रेखीय गति उसे कहेंगे। अब उड़ कर जाएंगे तो अलग अलग गतियां होती है, प्रक्षेप्य गति भी होता है इसमें, आगे वो सब है। सरल रेखीय गति का मतलब क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए यहाँ पर है 9 बजे इस ए पॉइंट पर है और 10 बजे आप लोग 10 बजे इस बी पॉइंट पर आ गए, तो ये सरल रेखा हो जाएगा। यानी वस्तु की स्थिति में समय 9 से 10 हो गया समय, 1 घंटा में आप लोग ए से बी पर आ गए। यानी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन एक सरल रेखा में होगा तो उसे हम लोग सरल रेखीय गति कहेंगे। तो ये हो जाएगा आपका सरल रेखीय गति। इसका यदि परिभाषा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति की बात करें तो वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन एक सरल रेखा में हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? सरल रेखीय गति कहेंगे। तो ये हो जाएगा आपका सरल रेखीय गति। जैसे 9 बजे ए पॉइंट पर था, 10 बजे बी पॉइंट पे हो गया, तो ये हो जाएगा आपका सरल रेखीय गति का परिभाषा आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वृत्तीय गति। वृत्तीय गति की बात करें तो जैसे कोई वस्तु है, मान लीजिए वृत्त है गोलाकार। अब कोई वस्तु मान लीजिए ए पॉइंट पर कोई वस्तु है, इसमें क्या होगा बेसिकली कि किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन होगा, लेकिन वह वृत्तीय गति में होगा। वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन होगा। तो किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन एक वृत्तीय पथ पर होता है तो उसे हम लोग वृत्तीय गति कहेंगे। तो किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन एक वृत्तीय पथ पर होगा तो उसे हम लोग कहेंगे वृत्तीय गति।
नेक्स्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा वृत्ति गति। और नेक्स्ट इसके बाद दोलनी गति। दोलनी गति जैसे आप लोग घड़ी देखे होंगे, घड़ी में पेंडुलम होता है, तो पेंडुलम जैसे किसी एक निश्चित मार्ग पर यहाँ से यहाँ पर गति ऐसे होता है, एक निश्चित मार्ग पर समय के सापेक्ष परिवर्तन होता रहता है, तो उसे हम लोग दोलनी गति कहेंगे। तो बार बार उसी मार्ग पर इधर उधर करता रहेगा, उसे दोलनी गति कहते हैं। तो हो जाएगा आपका सरल रेखी गति, वृत्ति गति और दोलनी गति। 3 प्रकार के गति होते हैं। तो गति क्या किस प्रकार की राशि है? तो किसी प्रकार की राशि नहीं है, गति एक अवस्था है। गति कितने प्रकार के? तो पथ या मार्ग के आधार पे सरल रेखी गति, वृत्ति गति, दोलनी गति। दूसरा था हमारा विमा के आधार पे। विमा के आधार पे 3 प्रकार का, कौन कौन सा हो जाएगा? एक विमी गति, द्विविमी गति और त्रिविमी गति। तो इस गति के प्रकार के बारे में हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट कुछ परिभाषा है, जैसे चाल क्या होता है, दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, वेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है, इनके बारे में जानेंगे। और उसके बाद हमारा न्यूटन के 3 नियम है, गति विषयक नियम। न्यूटन के गति विषयक नियम के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि दूरी और विस्थापन के बारे में जानेंगे। दूरी और विस्थापन क्या होता है, क्या है दूरी? तो देखिए, ये हो जाएगा दूरी। दूसरा हम लोग बात करेंगे यहीं पे विस्थापन के बारे में। दूरी और विस्थापन एक साथ बात कर लेते हैं। विस्थापन, अब बात करें यदि दूरी की, तो किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल मार्ग की लंबाई को दूरी कहेंगे। किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, यहां से यहां पर चला गया, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर चला गया, तो इस व्यक्ति, मान लीजिए व्यक्ति है पी, पी व्यक्ति ए से बी तक जितनी दूरी तय किया उसे हम लोग, जितनी मार्ग की लंबाई इसके है उसे ही दूरी कहेंगे। विस्थापन की बात करें तो विस्थापन में अंतर है। विस्थापन में क्या अंतर है? किसी वस्तु द्वारा चली गई अंतिम दूरी और प्रारंभिक दूरी, किसी वस्तु के अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के अंतर को हम लोग विस्थापन कहेंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पर ए पॉइंट पर है, उसके द्वारा बी पॉइंट पर चला गया, फिर वो आप मान लीजिए यहाँ पर चला गया, फिर उसके बाद वापस आ गया, तो व्यक्ति यहाँ पर है ए पॉइंट पे, फिर उसके बाद बी पॉइंट पे आ गया, तो इसके प्रारंभिक अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच के अंतर जो होगा उसे हम लोग विस्थापन कहेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा आपका विस्थापन। जैसे समझेंगे आप लोग, तो विस्थापन आप लोग को लग रहा होगा कि विस्थापन और दूरी तो एक ही है, लेकिन अंतर है। आगे आपको उदाहरण के द्वारा समझाया जाएगा। दूरी की बात करें तो व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी, व्यक्ति या वस्तु द्वारा वस्तु, व्यक्ति, पिंड, कुछ भी बोल सकते हैं, द्वारा तय की गई कुल मार्ग की लंबाई, कुल मार्ग की लंबाई क्या हो जाएगी? आपकी दूरी हो जाएगी। ये हो जाएगा दूरी, कि व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल मार्ग की लंबाई दूरी हो गया। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पर ए पॉइंट पर है, 5 किलोमीटर गया पूर्व में, 5 किलोमीटर पूर्व में चला गया, यहाँ से 5 किलोमीटर चला आया दक्षिण में, दक्षिण हो गया, फिर उसके बाद फिर 5 किलोमीटर पूर्व में चला गया, तो फिर 5 किलोमीटर हो गया। तो 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर, तीनों जोड़ेंगे तो 10 किलोमीटर होगा। तो व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी, कुल मार्ग की लंबाई आपकी दूरी हो जाएगी। तो 15 किलोमीटर आपकी दूरी हो गई, तो दूरी हो गया। अब यदि विस्थापन की बात करें तो किसी वस्तु के अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच के अंतर को विस्थापन कहेंगे। जैसे देखिए, अब कोई व्यक्ति है, व्यक्ति है कोई, ए बिंदु से चला, 5 किलोमीटर पूर्व में चला, उसके बाद फिर 5 किलोमीटर कहाँ हो गया? 5 किलोमीटर दक्षिण में चला गया, फिर उसके बाद 5 किलोमीटर पश्चिम में चला गया। अब देखिए, अब फिर 5 किलोमीटर है आ गया, यहाँ पर 5 किलोमीटर आ गया
उत्तर में, तो पहले पूरब में चला 5 किलोमीटर, फिर दक्षिण में, फिर पश्चिम में, फिर उसके बाद आ गया 5 किलोमीटर उत्तर में, तो आ गया यही स्थान पर। अब यदि यहीं पर हम लोग दूरी की बात करते हैं तो दूरी आपका 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 5 किलोमीटर, चारों को जोड़ देते तो 20 किलोमीटर दूरी आ जाता है। लेकिन जब बात हम विस्थापन की करेंगे तो व्यक्ति की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच के अंतर को विस्थापन कहते हैं। तो व्यक्ति अंतिम स्थिति भी यही है, प्रारंभिक स्थिति भी यही है, दोनों एक ही है। जब दोनों का अंतर करेंगे तो जीरो हो जाएगा ना, मतलब का कार्य तो हुआ लेकिन विस्थापन जो हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा। यानी यहां से चला, इधर आया, इधर आया, इधर आया, फिर एक ही जगह पर आ गया, तो इसका अंतिम स्थिति भी एक ही है और प्रारंभिक स्थिति भी एक ही है, प्रारंभिक स्थिति भी एक ही है, तो इनका अंतर जो आपका हो जाएगा जीरो हो जाएगा, इसलिए विस्थापन जो यहाँ पर जीरो हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको एक परिभाषा उदाहरण के द्वारा अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और साथ ही साथ आपको एक और पॉइंट बता दें कि दूरी जो है विस्थापन के बराबर भी हो सकता है और विस्थापन से बड़ा भी हो सकता है। विस्थापन से कभी छोटा नहीं होगा दूरी। विस्थापन छोटा हो सकता है दूरी से, लेकिन दूरी विस्थापन से छोटा नहीं हो सकता। अर्थात हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि दूरी ग्रेटर देन और इक्वल टू विस्थापन। विस्थापन, दूरी जो है विस्थापन से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, दो ही चीज हो सकता है, छोटा कभी नहीं होगा, बड़ा या बराबर हो सकता है दूरी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीधे आपसे पूछता है, 4 ऑप्शन दे देगा, दूरी ग्रेटर देन और इक्वल टू विस्थापन, दूरी बराबर विस्थापन, दूरी छोटा होगा विस्थापन से, इस तरह से 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको बताना होगा। तो दूरी बराबर होगा या बड़ा होगा विस्थापन से सदैव, इस बात को नोट कर लीजिए। तो दूरी और विस्थापन, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट हम लोग जान लेते हैं चाल और वेग के बारे में। अब यहीं पर बता दें कि दूरी किस प्रकार की राशि है। तो दूरी आपकी हो जाएगी अदिश राशि, दूरी हो जाएगी अदिश राशि। विस्थापन की बात करें तो विस्थापन आपकी सदिश राशि हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी विस्थापन। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे चाल और वेग के बारे में। चाल और वेग, तो देखिए जब आप दूरी को समय से भाग दे देंगे तो आपका चाल प्राप्त हो जाएगा। जैसे देखिए ये दूरी है, समय से भाग दे दीजिए तो आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, चाल प्राप्त हो जाएगा, चाल प्राप्त हो जाएगा। विस्थापन को यदि हम लोग समय से भाग दे देंगे तो आपका विस्थापन प्राप्त हो जाएगा, वेग प्राप्त हो जाएगा, वेग प्राप्त हो जाएगा। दूरी को समय से भाग दिए चाल प्राप्त हो गया, विस्थापन को समय से भाग दिए वेग प्राप्त हो गया। यानी कि चाल परिवर्तन की दर, दूरी परिवर्तन की दर चाल कही जाएगी और विस्थापन परिवर्तन की दर वेग कही जाएगी। अब विस्थापन सदिश राशि है तो वेग भी सदिश राशि होगी, दूरी अदिश राशि है तो चाल भी अदिश राशि होगी। चाल की मात्रक की बात करें तो चाल का मात्रक क्या हो जाएगा। अब देखिए दूरी का मात्रक होता है, दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड मात्रक हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड मात्रक हो जाएगा चाल का। वही मात्रक वेग का भी हो जाएगा, विस्थापन का भी होता है मीटर, विस्थापन भी दूरी है एक प्रकार की, तो मीटर और समय का सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड इसका भी मात्रक हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा मात्रक चाल और वेग दोनों का। उम्मीद है चाल और वेग आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है त्वरण। यहीं पर जान लेते हैं त्वरण। तो त्वरण की हम लोग बात करें यदि तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहेंगे। इसके साथ ही लिख लीजिए वेग परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण की यदि बात करें हम लोग तो वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहेंगे, वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहते हैं, परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। अब वेग परिवर्तन मतलब
जैसे आप मान लीजिए किसी गांव के रास्ते पे जा रहे हैं तो आप कितना स्पीड से जाएंगे, 30 किलोमीटर जाएंगे। अब यदि गांव के रास्ते जाते जाते आपको हाईवे मिल गया तो स्पीड बढ़ा देंगे, 30 से सीधे 60 हो जाएंगे। तो 30 से 60 हो गए तो वेग में परिवर्तन हुआ, समय के सापेक्ष परिवर्तन हुआ। यदि आप गांव के रास्ते पे जा रहे थे तो आप 30 का स्पीड था कुछ समय तक, अब कुछ समय बाद यदि आपको हाईवे मिल गया तो स्पीड बढ़ गया, 60 हो गया। तो वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन हुआ, और समय के सापेक्ष परिवर्तन हुआ तो कुछ त्वरण भी होगा। तो वही वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन जब होता है तो उसे हम लोग त्वरण कहेंगे। तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। अब मान लीजिए जैसे अब हाईवे पे जा रहे हैं, अब हाईवे से फिर कहीं गांव वाला रास्ता मिलेगा तो धीरे करेंगे, ब्रेक मारेंगे, तब भी आपका समय परिवर्तन होगा। जैसे 60 था स्पीड, 60 से फिर 30 पे आएंगे तो वेग में परिवर्तन फिर हुआ ना, भले ही कम हुआ लेकिन हुआ कम। जैसे ब्रेकर आता है तो ब्रेक मारते हैं तो तब भी वेग में परिवर्तन होता है लेकिन वह कम होता है, मतलब कि माइनस में होता है। तो जब ज्यादा होगा तो हम लोग नॉर्मल उसे त्वरण कहते हैं, लेकिन जब कम होता है तो जैसे ब्रेक मार कर रोक देंगे, धीरे करेंगे तो उस वेग की परिवर्तन दर को मंदन कहते हैं। जब ब्रेक मारकर रोक कर त्वरण में परिवर्तन होता है तो मतलब वेग में परिवर्तन की दर त्वरण का मंदन कही जाती है। और जब आप ज्यादा स्पीड बढ़ा के वेग में परिवर्तन की दर ज्यादा होगा, यानी जब प्लस में होगा तब त्वरण कहेंगे, जब माइनस में होगा तब मंदन कहेंगे। ये दो प्रकार से हम लोग कह सकते हैं। तो वेग परिवर्तन की दर त्वरण होता है। इसे हम लोग बात करें वेग परिवर्तन की दर, तो वेग क्या होगा, वेग परिवर्तन की दर यानी बटे समय, वेग बटे समय यानी v/t। वेग की बात करें तो वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, पीछे हमने देखा, और समय का मात्रक भी सेकंड होता है। मात्रक की बात करें तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा, किसका, त्वरण का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। मंदन की बात करें तो मंदन वेग में परिवर्तन जब ऋणात्मक होगा वेग में परिवर्तन, ऋणात्मक वेग परिवर्तन होगा तो उसे हम लोग मंदन कहेंगे। ऋणात्मक वेग परिवर्तन की दर को मंदन कहा जाता है, और धनात्मक वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहा जाता है। तो त्वरण हो गया आपका क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं न्यूटन के गति विषयक नियम। कितने नियम है, 3 नियम है। उसके पहले हम लोग जान लेते हैं जड़त्व क्या होता है। जड़त्व की यदि हम लोग बात करें तो मान लीजिए यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहता है, और यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में ही रहता है। ठीक है, तो वो अपने स्थिति में परिवर्तन नहीं कर पा रहा है, तो वह किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति में परिवर्तन न करने की असमर्थता ही उसका जड़त्व कहलाता है। ठीक है, कोई वस्तु है वह अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर पा रहा है, यानी गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही है, विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही है, वह अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर पा रहा है, तो उसकी उस असमर्थता को ही जड़त्व कहा जाता है। आगे हम लोग बल का परिभाषा भी जानेंगे। ये हो जाएगा आपका जड़त्व। किसी वस्तु या पिंड द्वारा अपनी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन न कर पाने की असमर्थता ही जड़त्व कही जाती है। तो हो जाएगा आपका जड़त्व, यानी किसी वस्तु द्वारा अपनी गति या विराम की अवस्था में परिवर्तन न करने की असमर्थता ही उसका जड़त्व कहा जाता है। तो हो जाएगा जड़त्व। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं न्यूटन का गति विषयक नियम।
उस नियम से पहले हम लोग बल भी जान लेते हैं कि बल क्या होता है। हो गया जड़त्व तो आपका, अब हो जाएगा बल। अब बल की बात करें तो बल क्या हो जाएगा, अब यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहता है, अब और यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में रहता है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो यह जो बाह्य बल लगाकर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने की चेष्टा की जा रही है, कि कोई बाह्य बल लगाकर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने की प्रक्रिया ही बल कही जाती है। तो जो बाह्य बल लगाया जा रहा है उसी को हम लोग बाह्य बल कहते हैं, बल कहते हैं। किसी वस्तु की गति अवस्था या विराम अवस्था में किसी वस्तु की गति अथवा विराम अवस्था में किसी बाह्य बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था या विराम अवस्था में बाह्य बल द्वारा परिवर्तन करने की चेष्टा ही बल कहलाती है। अवस्था में किसी बाह्य कारक द्वारा परिवर्तन या बदलने की कारक द्वारा परिवर्तन करने की चेष्टा ही बल कहलाती है। ये हो जाएगा आपका बल की परिभाषा, यानी किसी वस्तु की गति अथवा विराम अवस्था में किसी बाह्य कारक द्वारा परिवर्तन करने की चेष्टा ही बल कहलाती है। तो हो जाएगा बल। अब हम लोग बात करते हैं न्यूटन का गतिविषयक नियम के बारे में। न्यूटन के गतिविषयक नियम। अब बल का परिभाषा हो गया, जड़त्व हो गया। अब बहुत आसानी होगा आपको न्यूटन का गतिविषयक प्रथम नियम जानने में। क्या है पहला नियम? तो न्यूटन का गतिविषयक पहला नियम कि यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यही है न्यूटन के गति का पहला नियम। यही हमने बल की परिभाषा में भी यही पढ़ा था कि किसी वस्तु की विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन करने की चेष्टा ही बल कहलाती है। वही न्यूटन का गतिविषयक पहला नियम भी है कि किसी वस्तु की गति, कोई वस्तु यदि गति की अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहता है, विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहता है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो हो जाएगा न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन का तो हो जाएगा न्यूटन का प्रथम नियम। क्या है न्यूटन का प्रथम नियम? तो यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो बाह्य बल न लगाया जाए उसे हम लोग कहेंगे न्यूटन का प्रथम नियम। इस नियम से हमें क्या प्राप्त होता है? बल की परिभाषा भी प्राप्त होती है। न्यूटन के प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा भी प्राप्त होती है। और क्या होता है कि इस प्रथम नियम को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो ये 2 पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम स्टार लगा के लिख लीजिए कि जड़त्व का नियम प्राप्त होता है हमें न्यूटन के प्रथम नियम से, और बल की परिभाषा भी प्राप्त होता है न्यूटन के प्रथम नियम से। बेसिकली आपको ये 2 ही पॉइंट याद रखना है न्यूटन के प्रथम नियम से, बल की परिभाषा और जड़त्व का नियम। 2 पॉइंट याद रखना है आपके न्यूटन का प्रथम नियम से। नेक्स्ट बात करेंगे न्यूटन का द्वितीय नियम। उसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि संवेग क्या होता है। उसके पहले जान लेते हैं कि संवेग क्या होता है। उसके पहले जानेंगे कि संवेग क्या होगा। संवेग के बारे में हम लोग जानेंगे। तो किसी वस्तु के गति, यानी किसी वस्तु के वेग और द्रव्यमान P बराबर mv होता है। किसी वस्तु के वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को संवेग कहते हैं हम लोग। संवेग क्या होता है? किसी वस्तु के वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को संवेग कहते हैं।
क्या हो जाएगा आपका, वस्तु द्वारा संग्रहित गति की मात्रा। संवेग की यदि हम लोग बात करें द्वितीय नियम से पहले, तो किसी वस्तु द्वारा संग्रहित, वस्तु द्वारा संग्रहित, किसी वस्तु द्वारा संग्रहित वेग की मात्रा, वेग की मात्रा ही संवेग होती है। किसी वस्तु द्वारा संग्रहित वेग की मात्रा ही संवेग होती है। या फिर हम लोग कह सकते हैं किसी वस्तु के वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को हम लोग संवेग कहेंगे। किसी वस्तु के वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो हो जाएगा आपका संवेग का परिभाषा और संवेग का सूत्र। संवेग को P से प्रदर्शित करते हैं, वेग को V से और द्रव्यमान को m से। तो P बराबर Vm या P बराबर mv भी बोल सकते हैं, mv। अब संवेग किस प्रकार की राशि है, तो संवेग एक सदिश राशि है। संवेग एक सदिश राशि है। बात करें इसके मात्रक की, तो m यानी द्रव्यमान का हो जाएगा किलोग्राम, किलोग्राम, और v यानी वेग का हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड इसका मात्रक हो जाएगा। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। यही है आपका न्यूटन का दूसरा नियम। यानी किसी वस्तु के संवेग में, संवेग यानी P अभी पीछे हमने पढ़ा संवेग क्या होता है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर को हम लोग कहते हैं न्यूटन का द्वितीय नियम। अब न्यूटन के द्वितीय नियम, जो किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर जो होता है वह वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। यही है आपका दूसरा नियम। तो यह प्रोपोर्शनल हो जाएगा डेल्टा P बाई डेल्टा T। तो यह बराबर डेल्टा P बाई डेल्टा T कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा कि F बराबर आपका हो जाएगा, इस P का सूत्र क्या होता है, mv। तो m इंटू डेल्टा V बटे डेल्टा T। अब आप सभी को पता है कि m इधर हो जाएगा और गुणे डेल्टा V बाई डेल्टा T, यानी वेग बटा समय होता है त्वरण। तो F बराबर m गुणे a। तो F बराबर ma। इससे हमें क्या प्राप्त हुआ, तो बल का सूत्र प्राप्त हो गया। पहले नियम से प्राप्त हुआ था बल की परिभाषा, दूसरे नियम से प्राप्त हुआ बल का सूत्र। तो बल का सूत्र दूसरे नियम से प्राप्त हुआ, बल का सूत्र। तो ये आपसे सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि बल का सूत्र किस नियम से प्राप्त होता है, तो न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त होता है। तो ये हो जाएगा न्यूटन का दूसरा नियम। इसके बाद हम लोग बात करेंगे न्यूटन का गति का तीसरा नियम। कौन सा नियम है, तो क्रिया प्रतिक्रिया नियम। क्रिया प्रतिक्रिया नियम, न्यूटन का तृतीय नियम। अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है कि न्यूटन का तृतीय नियम क्या होगा। तो तृतीय नियम की बात करें तो क्रिया प्रतिक्रिया नियम सभी को पता होगा। क्रिया प्रतिक्रिया नियम क्या होता है कि प्रत्येक क्रिया की सदैव समान एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे मान लीजिए इस व्हाइट बोर्ड पर मैंने ऐसे मारा, तो इधर से इस बोर्ड पर क्रिया लगाया गया, तो बोर्ड के द्वारा भी इस मार्कर पर प्रतिक्रिया लगाया जाएगा। तो इसी को कहेंगे क्रिया प्रतिक्रिया नियम। तो इधर से मैंने बल लगाया, अब उधर से बोर्ड ने भी बल लगाया, तो क्रिया इधर से हुई, उधर से प्रतिक्रिया हुई। बल तो समान है, यदि बल कम या ज्यादा हो जाएगा तो बोर्ड अपने स्थान से हट जाएगा। बोर्ड अपने स्थान से हट जाएगा यदि बल ज्यादा हो जाएगा तब। यानी कि बल समान है तभी बोर्ड अपने स्थान पर है और मार्कर भी अपने स्थान पर ही है। तो बल समान होगा और दिशा विपरीत होगी। तो क्या हो जाएगा न्यूटन का गति का तीसरा नियम कि प्रत्येक क्रिया की सदैव समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो न्यूटन का तीसरा नियम हो जाएगा। उसके लिए कुछ बातें हैं, उसको भी ध्यान दीजिए कि क्रिया तथा प्रतिक्रिया कभी भी एक वस्तु पर कार्य नहीं करेगी, एक ही अकेले कार्य करने लगे। क्रिया प्रतिक्रिया के लिए कम से कम दो वस्तु का होना आवश्यक है। दो वस्तु का होना आवश्यक है क्रिया प्रतिक्रिया के लिए, जिसमें से किसी एक को हम लोग बोल देंगे कि क्रिया हो जाएगा और दूसरे को प्रतिक्रिया बोल देते हैं। अब नेक्स्ट बात करें कि समान तथा विपरीत दिशा में बल दोनों का समान होगा लेकिन दिशा विपरीत होगी। बल दोनों का समान होगा लेकिन दिशा विपरीत हो जाएगी। दूसरा पॉइंट याद रखिए। नेक्स्ट है कि दोनों में से किसी को प्रतिक्रिया, यानी दोनों में से किसी एक को क्रिया कह देंगे और किसी दूसरे को प्रतिक्रिया कह देंगे। तो ये हो जाएगा न्यूटन के गति विषयक तीसरा नियम। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। उम्मीद है आप सभी को यह समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।